मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसका फंक्शन और ज़्यादा होता है मेल की अपेक्षा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस तरह से फ्रेम किया जाता है ताकि यह अलग अलग फंक्शन कर सके। जैसे इसका एक फंक्शन होता है एग्स क्रिएट करना, एग सेल्स क्रिएट करना, जिसका काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल परफॉर्मेंस होता है रिप्रोडक्शन में, और उस एग सेल्स को ओवा कहा जाता है। तो सिस्टम जो है वो इस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया रहता है कि ओवा जो है वो रिलीज होगा, रिलीज होने के बाद फर्टिलाइज्ड होने के लिए फेलोपियन ट्यूब तक जाएगा। अब एग फर्टिलाइजेशन जो है ये टेक प्लेस होता है फेलोपियन ट्यूब में, वहीं जाकर के इसे स्पर्म मिलता है। इम्प्लांटिंग जो है यूटेरस के वाल में उस फर्टिलाइज्ड एग का होता है, और यही इनिशिएटिंग स्टेज होता है प्रेगनेंसी का। प्रेगनेंसी का इनिशिएटिंग स्टेज, इसके बाद जो प्रेगनेंसी है वह कंटिन्यू होता है। इस सब के अलावे और भी फंक्शंस हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसमें कि फीमेल सेक्स हार्मोन्स ये काफ़ी अहम रोल अदा करते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल को मेंटेन करने के लिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसमें एक पेयर ऑफ ओवेरीज होता है विथ ओविडक्ट, वेजाइना, सर्विक्स, यूटेरस और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये सभी के सभी पेल्विक रीजन में लोकेटेड होते हैं, और ये सभी के साथ एक पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स भी होता है, जो ये दोनों मिल करके मेमरी ग्लैंड्स और अभी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं उसमें सिस्टम में जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी का जब एक साथ फंक्शंस होता है तब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉपर वर्क करता है। और ये सभी स्ट्रक्चरली सपोर्ट करते हैं ओव्यूलेशन के प्रोसेस को, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को, बर्थ के प्रोसेस को, और फाइनली चाइल्ड केयर के प्रोसेस को भी। तो अब हम लोग देखेंगे वन बाय वन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट को। सबसे पहला है ओवरीज। ह्यूमन फीमेल में 2 आलमंड शेप के ओवरीज होते हैं एब्डोमिनल कैविटी के ठीक नीचे किडनी के बगल में। हर ओवरी जो है वो यूटेरस से लिगामेंट द्वारा जुड़ा हुआ होता है। तो ओवरी जो है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जिसे हम लोग फीमेल गोनाड भी कहते हैं। अब ये फीमेल गोनाड ड्यूअल फंक्शन करता है। सबसे पहला प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट्स, जिसको हम लोग एग्स या ओवा कहते हैं, और दूसरा फंक्शन है इसका सेक्रीशन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो एक मैच्योर ओवरी जो है उसमें बहुत सारे ओवा पहले से ही होते हैं, उनका अलग अलग स्टेजेज होता है डेवलपमेंट का। ओवा का जो फॉर्मेशन होता है फीमेल फीटस में, ये बर्थ से पहले ही शुरू हो जाता है, यानी कि जब एक गर्ल चाइल्ड वॉम्ब में होती है उसी समय उसमें एग्स होते हैं। एग्स का फॉर्मेशन जो है वो होना स्टार्ट हो जाता है बाय बर्थ। बर्थ के समय में हर ओवरी में लगभग 2 से 3 लाख इमेच्योर एग होते हैं, और एक मैच्योर ओवम रिलीज होता है किसी एक ओवरी से हर 28 दिन के इंटरवल पर। और ये जो प्रोसेस है ओवम के रिलीजमेंट का ओवरी से, इसको कहा जाता है ओव्यूलेशन, यानी द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ठीक, और हर ओवरी का मेजर लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ में होता है, जो बाद में यूटेरस से कनेक्टेड हो जाता है और पेल्विक वाल से भी कनेक्टेड होता है लिगामेंट द्वारा। अब इसमें बता रहा है कि ओवरी जो है वो थिन कवरिंग ऑफ एपिथेलियम से घिरा हुआ होता है, और इसके बाद यह डिवाइडेड होता है 2 जोन्स में, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। कॉर्टेक्स जो है उसमें बहुत सारे ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं जिनमें अलग अलग स्टेजेस में डेवलपमेंट होता है, और ओवेरियन फॉलिकल जो है इसे बेसिक यूनिट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है।
हर ओविडक्ट डिवाइडेड होता है 3 एनाटॉमिकल रीजन में, एम्प्यूला, इस्थमस और इनफंडिबुलम। अब हम लोग देखेंगे यूटेरस के बारे में। यूटेरस, इसे वोम्ब भी कहा जाता है। ये मस्कुलर इन्वर्टेड पियर शेप्ड का ऑर्गन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और यूटेरस का जो वाल होता है उसमें 3 लेयर होते हैं, इनर ग्लैंडुलर लेयर, मिडिल थिक लेयर और आउटर थिन लेयर। ये जो तीनों लेयर हैं ये तीनों मेंटेन किए जाते हैं लिगामेंट द्वारा, वो लिगामेंट जो अटैच रहता है पेल्विक वाल से और जो बाद में जाकर के वेजाइना में ओपन होता है एक नैरो सर्विक्स से होते हुए। जो सर्विकल कैनाल होता है वेजाइना के साथ, यही बर्थ कैनाल कहलाता है। बच्चे का जन्म नॉर्मल डिलीवरी में इसी तरफ से होता है। वेजाइना एक मस्कुलर ट्यूब होता है जो यूटेरस के लोअर एंड से स्टार्ट्स होता है और बाहर की तरफ, मतलब बाहर तक, यानी कि हम लोग आउटसाइड तक कह सकते हैं, यूटेरस टू द आउटसाइड पार्ट तक रहता है यूटेरस। अब हम लोग पढ़ेंगे फैलोपियन ट्यूब के बारे में। फैलोपियन ट्यूब ये भी एक पेयर ऑफ मस्कुलर ट्यूब होता है और इसका आकार टिप के आकार जैसा होता है, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो दाहिने तरफ ज़्यादा फैला हुआ होता है और लेफ्ट ऑफ द सुपेरियर कॉर्नर ऑफ द यूटेरस टू द एज ऑफ द ओवरीज। और जो यूटेरस है, यूटेरस के लेफ्ट साइड इधर, यूटेरस के कॉर्नर के लेफ्ट साइड इधर एज की तरफ होता है। ये जो ट्यूब्स हैं ये चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं एक स्मॉल प्रोजेक्शन द्वारा, जिसको फिम्ब्रियाई कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब का जो फिगर है उसमें एक उंगली समान रचना होती है जिसको फिम्ब्रियाई कहा जाता है। दैट स्वाइप ओवर द ओवेरीज टू पिक अप रिलीज्ड ओवा। जब ओवरीज से एग रिलीज होता है तो ये फिम्ब्रियाई ही उसे रिसीव करके फैलोपियन ट्यूब में एंटर करते हैं और ये डिलीवर कर देते हैं इनफंडिबुलम में ताकि वो यूटेरस में चला जाए। हर फैलोपियन ट्यूब सीलिया द्वारा कवर्ड होता है। दैट फंक्शंस बाय कैरिंग द ओवम टू द यूटेरस, जिसका काम होता है जो ओवम रिलीज हुआ उसे कैरी करते हुए यूटेरस तक पहुंचा दें। अब वेजाइना, वेजाइना एक मस्कुलर और इलास्टिक ट्यूब होता है दैट कनेक्ट्स द सर्विक्स टू द एक्सटर्नल बॉडी, जो सर्विक्स को कनेक्ट करता है एक्सटर्नल बॉडी तक। इसका फंक्शन होता है पेनिस को रिसेप्टेकल करना सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में और स्पर्म डिलीवर करवाना फैलोपियन ट्यूब तक और यूटेरस तक। और यही वेजाइना जो है ये बर्थ कैनाल के रूप में काम करता है, बर्थ कैनाल की तरह काम करता है, क्योंकि वो एट द टाइम ऑफ बर्थ ये एक्सपेंड हो जाता है ताकि जो फीटस है उसका नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। अब हम लोग जानेंगे ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन जो है वो फीमेल में ओवरीज से एग के रिलीजमेंट को कहा जाता है, यानी कि एग के रिलीजमेंट के प्रोसेस को ही ओव्यूलेशन कहते हैं जो ओवरी से होता है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस एज सुन एज द फॉलिकल इज फुल्ली ग्रोन एंड रीचेज इट्स साइज अलॉन्ग विद द एक्यूमुलेशन ऑफ लिक्विड इन द फॉलिकल विदाउट अ सिग्निफिकेंट राइज इन प्रेशर। अब यह जो प्रोसेस है ये तब होता है जैसे ही फॉलिकल फुल्ली ग्रो हो जाता है और अपने उस साइज तक पहुंच जाता है जहां इसमें बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाता है, यानी कि जमाव हो जाता है लिक्विड का फॉलिकल में, जिसमें राइज आता है प्रेशर में बिना किसी सिग्निफिकेंट के। अब जैसे ही ये फॉलिकल स्वेल्स आउट होता है, यानी कि फूलकर बाहर आता है, एक छोटा सा ओवल शेप्ड एरिया जिसको स्टिग्मा या मैक्युला पेलिसिड कहते हैं, ये अपीयर होता है और ये बाहर की तरफ आकर के चिपक जाता है एज अ क्लियर कोन एरिया और बाद में यह कलर में चेंज होकर के लोकेलाइज हो जाता है और इसमें ट्रांसलुएंसी आ जाता है, ट्रांसलुसेंसी। द सेक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन्स रीचेज द मैक्सिमम लेवल बिफोर द ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के पहले एस्ट्रोजन हार्मोन्स का जो सेक्रेशन होता है वो अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाता है।
After the surge of the luteinizing hormone, ovulation occurs at the site of the stigma. अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो सर्ज है उसके बाद ओव्यूलेशन स्टिग्मा के साइट पर होता है, और यह जो सर्ज है यही सर्ज ओव्यूलेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल है। ओव्यूलेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फॉलिकल सेपरेट हो जाता है फॉलिकुलर फ्लूइड से, along with the ovum surrounded by the corona radiata। जो सेल होता है कोरोना रेडियाटा का, यह सेपरेट हो जाता है बाद में स्पर्मेटोजोआ के प्रेजेंस में। जैसे अब जो रोमिनेंट हैं उनमें जो oocytes होता है वो ऑलरेडी लॉस्ट कर देता है अपने कोरोना को ओव्यूलेशन के समय में, और वेरी एक्टिव जो फेम्ब्रियाई है, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड ऑफ द ओविडक्ट पिक्स अप द ओवम, उसी का काम होता है कि ओवम को पिक करना ओविडक्ट से। इफ फर्टिलाइज्ड ओवम और जाइगोट अंडरगोज क्लीवेज एंड मेक्स इट वे टू द यूटेरस फॉर इम्प्लांटेशन, अगर फर्टिलाइज्ड ओवम या जाइगोट इसमें क्लीवेज आता है तो ये यूटेरस की तरफ चला जाता है इम्प्लांटेशन के लिए, यानी कि जमा होने के लिए, रुकने के लिए। अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो यह डीजेनरेट हो जाता है 24 घंटे के अंदर, मतलब वह डीजेनरेट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में। ऑल फीमेल्स आफ्टर रीचिंग देयर प्यूबर्टी प्रोड्यूस मैच्योर एग सेल एवरी मंथ ड्यूरिंग अ प्रोसेस कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जितनी भी फीमेल्स हैं इनमें जब प्यूबर्टी आता है, प्यूबर्टी के एज में जब ये पहुंचते हैं तो ये मैच्योर एग प्रोड्यूस करते हैं हर मंथ, और जिस प्रोसेस द्वारा ये करते हैं वो प्रोसेस मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहलाता है। इस पीरियड में एक ओवरी डिस्चार्ज करता है एक मैच्योर एग एक मंथ में, जो यूटेरस तक जाता है। यूटेरस में अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो जो यूटेराइन का लाइनिंग है वो झड़ जाता है और एक नया साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाता है। ओवरऑल एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो 28 डेज के लिए काउंट किया जाता है। कुछ केसेस में ये साइकिल जो है वो 21 डेज का होता है, या फिर किसी में 35 डेज का भी होता है। तो जो इंटायर प्रोसेस है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, इसे कंट्रोल किया जाता है एंडोक्राइन सिस्टम द्वारा, और इसमें हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं दो, FSH, LH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अब ये FSH और LH हार्मोन जो है ये प्रोड्यूस किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा, जबकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ये ओवरीज द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो हार्मोनल डिसऑर्डर होता है, मतलब हार्मोन का सेक्रीशन जो है वह नियमित रूप से नहीं हो पा रहा है, तो बहुत सारे और भी अदर फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल को डिस्टर्ब करने के लिए। द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स इंक्लूड डाइट। अब देखिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल का बिगड़ना, इसके पीछे डाइट का अहम रोल होता है, एक्सरसाइज का, स्ट्रेस का, वेट गेन का या लॉस का, ये सभी मेंस्ट्रुएशन साइकिल को अफेक्ट करते हैं। द साइकिल में बी इरेगुलर एट टाइम्स स्पेशली ड्यूरिंग प्यूबर्टी। अब ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ये अनियमित हो जाता है खास करके प्यूबर्टी के समय में। मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स अगर एवरी मंथ फ्रॉम द टाइम ऑफ प्यूबर्टी अप टू द एज ऑफ 45 to 55। एक बार जब ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है प्यूबर्टी के एज में आने के बाद, तो ये 45 to 55 ईयर्स तक ये कंटिन्यू रहता है। प्रेगनेंसी के समय में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाता है। 55 के एज में पहुंचने के बाद, इसके बाद जो ओवरीज है वह हार्मोन का सेक्रीशन या प्रोडक्शन जो है वो स्लो डाउन कर देता है और मैच्योर एग का रिलीजमेंट लगभग बंद कर देता है प्रोग्रेसिवली, यानी कि इसके बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाता है और वुमेन जो है वह प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। अब हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। अब इम्प्लांटेशन होने के बाद प्लासेंटा जो है वो ओरिजिनेट होता है माँ से, मैटरनल से और फीटल टिश्यू के बीच। अब इसका काम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन प्रोड्यूस करना। अब ये क्या मदद करता है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम के लेवल को मेंटेन करता है ओवरी में तब तक जब तक कि प्लासेंटा सिंथेसाइज करना शुरू ना कर दे अपना खुद प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन।
अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के बारे में हम लोग जानेंगे। ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ये ओवरीज द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट करता है बाय मेंटेनिंग द प्रॉपर यूटेराइन साइकिल। कैसे? तो प्रॉपर यूटेराइन साइकिल को मेंटेन करके और फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करके। मेनोपॉज के टाइम में भी, मेनोपॉज क्या होता है? जब लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाता है एट द रीचिंग ऑफ 45 टू 55 एज, तो इसको मेनोपॉज कहा जाता है। तो मेनोपॉज के समय में खास करके जब वो 45 टू 55 के बीच में पहुंच जाते हैं तो यूटेराइन साइकिल स्टॉप हो जाता है और ओवरीज जो है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इसे हम लोग इनफर्टिलिटी भी कह सकते हैं। Generally, infertility can be defined as the failure in couples of not getting pregnant despite having carefully timed unprotected sex for 1 year. जनरली इनफर्टिलिटी को डिफाइन किया जाता है कि जब कपल जो है वह फेल्योर हो जाते हैं जो गर्ल है वह प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। इसमें अनप्रोटेक्टेड सेक्स अगर 1 साल तक किया जाए तो भी इनफर्टिलिटी हो जाती है। ऐसा लगभग एस्टिमेट किया गया है कि अराउंड 50% ऑफ ऑल कपल्स अंडरगो इनफर्टिलिटी। लगभग 15% जो दंपति हैं वो इनफर्टिलिटी में चले जाते हैं, यानी कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं। वो इंटरकोर्स तो करते हैं लेकिन एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता है। इसके पीछे का रीज़न मेल या फीमेल दोनों में से किसी एक का इनफर्टिलिटी हो सकता है। अब फीमेल में इसका रीज़न है ब्लॉक्ड ओविडक्ट, यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब है वो अगर ब्लॉक हो गया तो फिर एग रिलीजमेंट नहीं होगा। और इंडोमेट्रियोसिस ये फीमेल में कारण है इनफर्टिलिटी का। और मेल में अगर मेल का स्पर्म काउंट काफ़ी लो है तो भी वो इनफर्टाइल हो जाएंगे, और अगर स्पर्म है लेकिन एबनॉर्मल है तो भी मेल जो है वो इनफर्टाइल कहलाएंगे। अब हम इसके बाद जानेंगे रिप्रोडक्शन कंट्रोल के बारे में। तो बहुत सारे बर्थ कंट्रोल मेथड हैं जिनमें बच्चों के जन्म के बीच में अंतर रखा जा सकता है और अनचाहे प्रेगनेंसी से छुटकारा पाया जा सकता है। उसमें से कुछ यहाँ दिया गया है, जैसे एब्स्टिनेंस बर्थ कंट्रोल पिल्स, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, मेल कंडोम, कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स और द मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। ये सब के बारे में हम लोग 1 बाय 1 जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बैरियर मेथड के बारे में। तो बैरियर मेथड क्या होता है? दीज आर फिजिकल डिवाइसेस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म इन द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट ड्यूरिंग कॉपुलेशन। मतलब कॉपुलेशन के टाइम में फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में स्पर्म के एंट्री को प्रिवेंट करता है। ये मेथड बैरियर मेथड है और यह सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज़ को ट्रांसमिट होने से भी बचाता है। तो इसके कुछ कॉमन मेथड हैं। पहला है कंडोम या निरोध। ये थिन रबर ट्यूब होता है जो पेनिस के ऊपर पहना जाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से पहले। तो जो इजेकुलेट होता है स्पर्म वो कलेक्टेड हो जाता है उसी ट्यूब में और वो वेजाइना में डिस्चार्ज नहीं होता है। दूसरा है फेमिडोम। ये एक तरह का कॉमन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। फेमिडोम एक थिन रबर या पॉलीयूरेथेन ट्यूब होता है जो वेजाइना के अंदर फिट हो जाता है। इसका यूज फीमेल करते हैं कोएटल एक्टिविटीज़ के पहले। उसके बाद है डायफ्राग्म, जिसको सर्विकल कैप कहा जाता है। ये एक फ्लेक्सिबल रबर या प्लास्टिक कवर होता है जो इसको सर्विक्स के ऊपर फिट कर दिया जाता है फीमेल के वेजाइना में, और यह स्पर्म के एंट्री को चेक करता है, यूटेरस में जाने से रोकता है। इसके बाद है केमिकल मेथड। तो फोम टेबलेट्स, जेलीज, पेस्टिस, क्रीम्स और स्पर्मिसाइड्स ये कुछ कॉमन केमिकल हैं जिसे फीमेल यूज करते हैं। इसे वेजाइना में प्लेस कर दिया जाता है। ये सारे केमिकल्स जो हैं वो म्यूकस मेम्ब्रेन को एडेयर कर देते हैं और स्पर्म को किल कर देते हैं या उसको इमोबिलाइज कर देते हैं। इसके बाद है ओरल पिल्स। ओरल पिल्स इसका भी यूज़ किया जाता है ओव्यूलेशन को चेक करने के लिए। ये मेनली हार्मोनल प्रिपरेशन
करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को, इसलिए इसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहा जाता है। अब है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कॉपर या प्लास्टिक या स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। एक कॉपर टी जो है इसे इंसर्ट कर दिया जाता है यूटेरस में एक प्रैक्टिस्ड डॉक्टर द्वारा या स्किलफुल नर्स द्वारा, और उसे छोड़ दिया जाता है। ये क्या करता है, यूटेरस में इम्प्लांटेशन को रोकता है। और दूसरा जो इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है वो लूप या स्पाइरल रिंग, बो या शील्ड है। इस सभी को लॉन्ग पीरियड के लिए यानी कि लगभग 5 साल के लिए लगा दिया जाता है। अब इसका ड्रॉबैक भी है इन डिवाइसेस का। इन डिवाइसेस को यूज करने पर ब्लीडिंग होता है और डिस्कम्फर्ट भी होता है, और कभी कभी बिना वुमेन के नॉलेज के ये सारे जो IUCDs हैं ये बाहर निकल आते हैं, तो पैसा भी गया, समय भी गया। अब है नेचुरल मेथड। These methods include abstinence, that means avoid copulation, that means avoid mating, rhythm method, avoid copulation around the time of ovulation, ovulation के टाइम में copulation से बचना, और coitus interruptus, that means withdrawal of penis before ejaculation, ejaculation से पहले पेनिस को बाहर निकाल देना। ये सब नेचुरल मेथड हैं। अब है सर्जिकल मेथड, जिसको स्टेरिलाइजेशन कहा जाता है। सर्जिकल मेथड जो है ये सेफ है लॉन्ग रन के लिए, लेकिन इसके कारण इन्फेक्शन और दूसरे भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर प्रॉपरली नहीं किया जाए। इस मेथड में वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी आता है। वैसेक्टॉमी ये एक स्मॉल सर्जिकल ऑपरेशन है जिसे मेल में किया जाता है। इसमें स्पर्म डक्ट के एक स्मॉल पोर्शन को रिमूव कर दिया जाता है सर्जिकल ऑपरेशन द्वारा। 2 कट लगाए जाते हैं, उसके बाद उन्हें बांध दिया जाता है थ्रेड से, और इससे स्पर्म जो है वो बाहर नहीं आता है। अब है ट्यूबेक्टॉमी। ये एक सर्जिकल ऑपरेशन है जो फीमेल में किया जाता है। इसमें फेलोपियन ट्यूब के स्मॉल पोर्शन को रिमूव कर दिया जाता है सर्जिकल ऑपरेशन द्वारा, और कट इंड जो है उसे फिर टाई कर दिया जाता है थ्रेड द्वारा, इससे एग जो है वो यूटेरस तक नहीं आता है। तो सर्जरी जो है एबॉर्शन के लिए भी यूज किया जाता है। अब ये एबॉर्शन क्या है, तो एबॉर्शन इज द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द फीटस बिकम विएबल, यानी जब तक फीटस जो है वो विएबल होगा उससे पहले ही मेडिकली उस फीटस को टर्मिनेट कर दिया जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी ख़त्म, वो जो वॉम्ब में डेवलप हो रहा है फीटस उसे वॉम्ब से टर्मिनेट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। हालांकि इस मेथड का वाइडली मिसयूज होता है लोगों द्वारा जो ना चाहते हैं कि उनके फीमेल चाइल्ड हों, ये इलीगल है। अब है सबक्यूटेनियस इम्प्लांट्स। ये नया मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, जिसमें वंस इम्प्लांटेड आर इफेक्टिव फॉर 5 ईयर्स, जिसमें अगर एक बार इम्प्लांट कर दिया जाए कॉन्ट्रासेप्शंस को तो वो 5 साल के लिए इफेक्टिव होते हैं। 6 मैच स्टिक साइज कैप्सूल्स कंटेनिंग द स्टेरॉइड आर इंसर्टेड अंडर द स्किन ऑफ द इनर आर्म अबव द एल्बो। इसमें जो केहनी होता है उसके ऊपर के स्किन के अंदर 6 माचिस की तीली जैसे साइज का कैप्सूल इंसर्ट कर दिया जाता है जिसमें स्टेरॉइड होता है। ये कैप्सूल धीरे धीरे रिलीज करते हैं सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन को 5 साल तक। अब है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। Infectious disease which are spread from an infected person to a healthy person by sexual contact are called sexually transmitted disease, यानी कि वैसा इन्फेक्शियस बीमारी जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में सेक्सुअल कांटेक्ट द्वारा फैलता है उसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहा जाता है। और ह्यूमन बीइंग जो हैं वह लगभग 30 टाइप के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से गुजरते हैं। इनमें ज़्यादातर जो है वो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और वायरस के कारण होता है। उसमें से कुछ है जैसे गनोरिया बैक्टीरियम नाइजीरिया गोनोरिया के द्वारा होता है। जो विक्टिम होते हैं उन्हें बर्निंग सेंसेशन यानी कि जलन का एहसास और
दर्द का एहसास होता है पेशाब करते समय। द डिजीज कॉज इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, रेक्टम, थ्रोट एंड आई। अब ये डिजीज के कारण इन्फ्लामेशन जो है म्यूकस मेम्ब्रेन में हो जाता है, वो पेशाब के रास्ते में भी हो जाता है, रेक्टम में भी हो जाता है, कंठ में भी हो जाता है और आँखों में भी हो जाता है। दिस में बी पुश फ्रॉम द पेनिस एंड एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ वेजाइना। अब ये जो है पेनिस में एक पुश नहीं, पस, पेनिस में पस बन जाता है और वेजाइना में एक्सेसिव सेक्रेशन होता है। इट स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड थ्रो आउट इन्फेक्टेड क्लॉथ्स। यह जो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा भी फैलता है और इन्फेक्टेड कपड़ों द्वारा भी फैलता है। इसे एंटीबायोटिक द्वारा ठीक किया जा सकता है। अगला है सिफिलिस। सिफिलिस जो है वो बैक्टीरियम ट्रेपोनेमा पॉलीडम द्वारा होता है, पैलिडम नॉट पॉलीडम। द डिजीज इज अ क्रॉनिक इलनेस विच अफेक्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन इन जेनाइटल। ये डिजीज जो है ये क्रॉनिक इलनेस है जो म्यूकस मेम्ब्रेन को जेनाइटल एरिया में अफेक्ट कर देता है, रेक्टल एरिया में और ओरल रीजन में, जिसके कारण लेशियंस होते हैं। इन्फेक्शंस अकर्स बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये इन्फेक्शन जो है वो सेक्सुअल मेटिंग करते समय होता है, ये फैल जाएगा। ओकेजनली किसी को अगर किस किए या किसी के बॉडी कांटेक्ट में गए तब सिफिलिस जो है वो इसको ईजिली एंटीबायोटिक द्वारा क्योर किया जा सकता है। अब है एड्स। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। जो डिजीज है एड्स ये वायरस द्वारा होता है जिसको HIV कहते हैं। ये फास्ट स्प्रेडिंग इनक्योरेबल डिजीज है जिसके कारण बॉडी का इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हो जाता है। तो ये सभी जो सिम्पटम्स हैं डिजीज़ का वो ये है कि ब्रेन को डैमेज कर देता है, अनएक्सप्लेन्ड फीवर आता है, अनएक्सप्लेन्ड लॉस हो जाता है भूख का, अनएक्सप्लेन्ड लॉस हो जाता है वेट का बहुत कम समय में, क्रोनिक डायरिया हो जाता है, कफ होता है, नाइट स्वेट्स होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है और भी बहुत सारे कमजोरी आ जाती है। अब ये डिजीज़ फैलता कैसे है एड्स? तो एड्स जो है वो ट्रांसमिट होता है सिर्फ और सिर्फ अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद एन इन्फेक्टेड पार्टनर, यानी कि जो पहले से इन्फेक्टेड हैं एड्स से उनके साथ अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया जाए तो एड्स जो है वो फैल जाएगा। यूज़ ऑफ कंटामिनेटेड निडल एंड सिरिंज टू इंजेक्ट ड्रग्स और वैक्सीन। कहता है गंदे निडल या सिरिंज का इस्तेमाल ड्रग्स या वैक्सीन लेने या देने के लिए किया जाए तब भी एड्स फैलेगा। तीसरा है यूज़ ऑफ कंटामिनेटेड रेजर्स फॉर शेविंग। इन्फेक्टेड आदमी का रेजर अगर कोई हेल्दी पर्सन यूज करे शेविंग करने के लिए तो भी फैलेगा। एंड ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स, यानी कि अगर इन्फेक्टेड व्यक्ति का ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट जो है वो दूसरे को चढ़ा दिया जाए तब भी होगा। ओके, थैंक यू।